गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 6 का प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, इफ यू रिमेंबर, है ना। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, वी आल्सो सॉ समथिंग नोन एज लॉजिस्टिक्स, वी आल्सो सॉ समथिंग नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी को अगर अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करें, देखो हेडिंग आपके स्क्रीन के सामने आ रही है। बेसिकली ये वो चीज होगी जो ऑर्गेनाइजेशन में कितना अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने रॉ मटेरियल्स, कितना अपन को ऑटोमेशन, क्या अपने सिस्टम्स, क्या अपने लेबर्स, ऑल दीज थिंग्स वुड बी देयर इन बेसिकली प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। बेसिकली क्योंकि कहने का मतलब ये कि ये डिटरमाइन करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए या किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स डे टू डे काम के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी इसमें दो चीज आते हैं, प्रोडक्शन एक चीज आएगी एंड इट ऑल्सो हैज समथिंग नोन एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यानी प्रोडक्शन में जो चीजें आएगी वो चीजें आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। कैपेसिटी, लोकेशन, degree of automation, work systems, design, ये सारे factors would be there in something which is known as production, right? कि किस तादाद में किस तरीके से अपन कितना प्रोड्यूस करेंगे, that would be something which would be there। यानी how much would is our capacity, what are the systems, what are the technology। अब operations planning and control is something जिसमें अपन डे टू डे जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे, ध्यान देना, एक प्रकार से मॉनिटर करना। ओके, यानी कितना मेंटेनेंस किस तरीके से हो रहा है इक्विपमेंट का, किस क्वालिटी से अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना खर्चा लग रहा है। ओके, मॉनिटर करना एक प्रकार से कि चीजें सही से बन रही है नहीं बन रही है, दैट वुड बी देयर इन ऑपरेशंस में। यानी कहने वाला है कि अगर आप ये सही से करते हो, ये प्रोडक्शन सिस्टम सही से बिठाते हो, ये डिग्री ऑफ ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग, इफ यू डू इट प्रॉपरली, basically this thing will help an organization to make sure to achieve its objectives। Okay, so they deal with vital issues and determine the capability of the organization to achieve its objective। क्योंकि जितना अच्छा प्रोड्यूस कर पाओगे, इतनी अच्छी चीजें रहेगी तो अपन को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेगी। डेफिनेटली सारे एस्पेक्ट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन से इससे एसोसिएटेड है। ओके, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन को कंसीडर करना पड़ेगा प्रोडक्शन सिस्टम, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि ये नॉट ओनली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगी कि अपन कितना अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये डिटरमाइन करेंगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से अचीव होंगे। यानी कुल मिलाकर ये बहुत इसका अहम हिस्सा रहता है। इन ऑर्डर टू इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट, इट योर कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन समथिंग नोन एज प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। ये बहुत डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर अपन इसमें किस तरीके से अपने प्रोडक्शन सिस्टम को बिठाते हैं, जिससे अपन जो नॉट ओनली अपने डे टू डे ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी पता चलेगी इससे, बट इट वुड बी आल्सो हेल्पिंग अस टू अचीव आवर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑपरेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोल की अगर अपन बात करने की कोशिश करें, ओके, आर कंसर्न विद कितना मटेरियल, कितना प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, कितना मटेरियल चाहिए, क्या इन्वेंट्री की स्थिति है, ओके, कॉस्ट कितना, क्वालिटी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट। अगेन दीज आर समथिंग व्हिच आर द डे टू डे ऑपरेशंस, जिसमें अपन क्वालिटी पर ध्यान देंगे, मेंटेनेंस पर ध्यान देंगे, ओके, कितना खर्चा लग रहा है इसके ऊपर ध्यान देंगे, कितना रॉ मटेरियल आया है इसके ऊपर ध्यान देंगे, कितनी प्लानिंग एक दिन का कितना अपन को प्रोड्यूस करना है, दैट इज समथिंग व्हिच वुड बी फोकसिंग बेसिकली, सो दैट अगेन वी आर एबल टू, दिस वुड बी हेल्पिंग अस टू अचीव समथिंग और एफिशिएंटली यूज करो रिसोर्सेज। ओके, ताकि अपन क्या कर सके, क्योंकि देखो ना, एफिशिएंसी समथिंग जो अपन इससे हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें अपन ये नहीं बोला है कि प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला क्या है ऑपरेशन प्लानिंग कंट्रोल में, इसमें बोला गया वैसा वैसा कर रहे हैं अपन। यानी एफिशिएंसी का सीधा सीधा संबंध रिसोर्सेज से रहता है, कितने कम से कम रिसोर्सेज में आप वो काम ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, दैट वुड बी समथिंग व्हिच वुड बी नोन एज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंटली रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करते हो, and in what manner day to day operations can be managed in terms of long term objective। day to day operations आप किस तरीके से मैनेज करते हो, कितने अच्छे से रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करते हो। यानी प्रोडक्शन सिस्टम, लेआउट, कैपेसिटी, ऑटोमेशन, डिग्री, कौन से मशीन से अपन लेकर आ गए, अब ये इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो। और इंप्लीमेंटेशन करते टाइम अपन को सिर्फ ऑपरेशंस की जानकारी नहीं देगा, ये अपन को ये भी बताएगा कि अपन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितने समय में कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल में और चीज आएगी बेसिकली डे टू डे काम, यानी क्या, क्वालिटी मेजर करना, मॉनिटर करना, कॉस्ट देखना, मटेरियल कितना चाहिए ये देखना, प्रोडक्शन की प्लानिंग करना उस पर्टिकुलर डे की। दिस वुड बी हेल्पिंग अस टू मेक श्योर दैट वी डू द प्रोडक्शन इन अ प्रॉपर एफिशिएंट वे, सो दैट इट कैन हेल्प अस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। इट वुड बी डिटरमाइंड, दीज आर द डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वुड बी हेल्पिंग अस टू अचीव, व्हिच वुड बी हेल्पिंग अस टू प्रोवाइड एफिशिएंसी, अपन को एफिशिएंसी में मदद करेंगे। ओके, एंड देन अपन इसको कितने अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, ये दोनों चीजें डे टू डे एक्टिविटीज, एफिशिएंसी, उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होने में मदद करेगी, मदद मिलेगी। ऐसे अपने सिलेबस का क्या है अगर आप ध्यान दें।
तो कहने का मतलब ये कि दिस इज समथिंग वेयर प्रोडक्शन या ऑपरेशन स्ट्रेटजी कम्स इनटू पिक्चर। आगे अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो अपना है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इट इज लाइक मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू, थ्रू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट टाइम, ये देखो ये इंटरचेंजेबली सिलेबस इसको यूज करता है। ओके, इनटू flow of supplies into, through and out of the organization to achieve a level of service which ensures right material at right place at right time, right quality, right cost, ये मिले बेसिकली फ्रेंड्स। ये राइट टाइम राइट कॉस्ट ये थोड़ा सा SCM में भी यूज किया जाता है, लेकिन इसको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस के साथ ये यूज किया जाता है, आगे जो अपन ने देखा था अगर आपको कुछ याद है। तो इस प्रकार से दिस वुड बी हेल्पिंग अस इन मूवमेंट। ओके, कुछ क्वेश्चंस के जवाब होंगे जो अपन को इफेक्टिवली बेसिकली अपना रहेगा काम किए ना, कॉस्ट अपन ट्रांसपोर्ट का कम से कम रखें, उसमें भी प्रोडक्शन में एफिशिएंटली अपन प्रोड्यूस करें और डे टू डे एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करें, यहाँ पर भी कॉस्ट अपन कम से कम रखें। ओके, ताकि सेफ एंड रिलायबल डिलीवरी हो, ताकि क्या हो, सेफ एंड रिलायबल डिलीवरी हो। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो कहने वाले में कि कुछ सवालों के जवाब अपन को मदद करेंगे कि किस तरीके से अपन लॉजिस्टिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, आपकी कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, कौन से मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे कौन सी चीजें अवेलेबल है, इफ यू आर पेइंग अटेंशन, ताकि क्या अपन अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था वहां करा सके, कौन से मटेरियल किस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे। ओके, सो देयर आर वेरियस थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स है अपने पास। ओके, कौन से मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है अपने पास। ओके, कौन से मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में कौन से प्रोडक्ट्स है अपने पास, अगर आप ध्यान दे रहे हो, कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड बी बेटर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप, कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी यूज्ड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। ओके, क्या बिजनेस ने ओन करने चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ऐसे कुछ सवाल वुड बी आस्क्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट समथिंग नोन एज लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। अपन ने ऑलरेडी देखा, अपन रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपन वापस देख रहे हैं इनको अच्छे से। तो कहने वाले में कि अगर आप ये लॉजिस्टिक सही से इंप्लीमेंट करते हो, यानी कहने वाले कि आप किसी न किसी प्रकार से अपना एम क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम से कम हो और अच्छे से अच्छे डिलीवरी हो, बेसिकली यही तो उद्देश्य है अपना। तो अगर अपन ये सही से करते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है, आपको कॉस्ट कम लग सकता है, कॉस्ट में एडवांटेज मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, टाइमली डिलीवरी हो सकती है। ओके, इन्वेंट्री कम से कम हो सकती है। 4 से 5 एडवांटेजेस आपको ध्यान में रखने होंगे लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी के, अगर आप समझ रहे हो। वी मूव टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब यहाँ पर सप्लायर्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन इट वुड मैनेजिंग द चेन और द लिंकेजेस बिटवीन सप्लायर्स, ओके, मैन्युफैक्चरर्स यानी वो ऑर्गेनाइजेशन मान लो, ऑलराइट, एंड देन वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज कस्टमर्स। ये चेन को मैनेज करना, और ये चेन को मैनेज, ये डायग्राम तो एक तो सा बन गया, ओके, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर। अगर आपको इसके स्टेप्स याद है, अगर आपको इसके प्रोसेसेस, वी हैव समथिंग नोन एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ध्यान में रखना कि आप इसको ये टर्म्स ही लेने हैं। प्रोक्योरमेंट अपन ने ले लिया, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आउटसोर्सिंग, उसके बाद कस्टमर सर्विस एंड लास्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देयर आर 7 स्टेप्स एंड इट वाज आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स एज वेल इन द प्रीवियस एग्जाम्स बेसिकली। तो 7 स्टेप्स 7 मार्क्स को हो सकते हैं, राइट। सो सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स में लिंकेज इज समथिंग व्हिच इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब कुछ आएगा इसमें। देखो ना, मैन्युफैक्चरर का भी सारा काम आएगा, कस्टमर के साथ सर्विस, ये सारी चीजें आएगी। तो डेफिनेटली इट इज नॉट जस्ट लॉजिस्टिक्स, इट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इफ यू अंडरस्टैंड। सो ध्यान देते रहना। अगर अपन बात करें, इट इन्वॉल्व्स ऑल एक्टिविटीज लाइक सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, कन्वर्जन, लॉजिस्टिक्स, ओके, सोर्सिंग, नेगोशिएशन, बेसिकली यू नो राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स देखना, डिटरमाइन करना कौन सप्लायर रहेगा, एंड बेसिकली उनके साथ प्राइस तय करना कितना रहेगा। तो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली प्रोक्योरमेंट रहेगा, कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स रहेगा, राइट। एंड देन वी वुड आल्सो बी हैविंग लॉजिस्टिक्स व्हिच इज लाइक द पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इट सेम एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? अगर सेम होता तो अलग अलग टॉपिक होते ही नहीं, राइट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन। अगर इतना लॉजिस्टिक्स है तो आगे और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बचा हुआ है, तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, क्योंकि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज जस्ट कंसर्न विद द मूवमेंट, बेसिकली प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट एंड द स्टोरेज ऑफ गुड्स। अगर आपको याद आ रहा है गुड्स, ओके, इट इज बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस। लॉजिस्टिक कैन बी टर्म्ड एज इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, रिलेटेड इंफॉर्मेशन from the point of origin to the point of consumption, इतना ही। बाकी supply chain management would be concerned with business transformation and making sure that right product is available at right place to right customers at right price, ऐसा। It includes more aspect, it involves business transformation and involves, okay, business transformation and involves right product, right time, right place,
एट द राइट प्राइस। ओके, उसमें राइट मटेरियल था, इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ लॉजिस्टिक्स इज द राइट प्रोडक्ट। आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस तरीके से आप इसको डिफरेंस ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम में सवाल आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान दे रहे हो देयर इज अ डिफरेंस, और वो डिफरेंस अपन ने समझने की कोशिश की। अगर अपन एक्टिविटीज, और ये किसी न किसी प्रकार से कॉस्ट रिड्यूस करने में, कस्टमर सर्विस एनहांस करने में मदद करता है, जो अपन ने लॉजिस्टिक्स में भी देखा वो भी मदद करेगा। कस्टमर सर्विस जल्दी डिलीवर कराओगे, ओके, प्रॉपर एफिशिएंटली रूट सिलेक्ट करोगे तो वो भी किसी न किसी प्रकार से कॉस्ट कम करने में मदद करेगा। वो तो हर डिपार्टमेंट करेगा, प्रोडक्शन भी करेगा। एफिशिएंटली काम करते हो तो कॉस्ट कम करेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हो तो कस्टमर एनहांसमेंट, रिलेशनशिप एनहांस करना या कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करने की हर डिपार्टमेंट मदद तो करेगा ही फ्रेंड्स। इसी प्रकार से इसके कुछ एक्टिविटीज है। Implementing a supply chain management will involve the following. देखो, it would involve the following steps. पहला, product development. Customers and suppliers should be the part of the product development. All these people or all these entities should be the part. All these partners should be a part, so that it will be shortening the life cycle. सबको हिस्सा ले लो, सबकी राय ले लो, सबको जिनको जो प्रोडक्ट बनाने हैं उनसे पहले ही एक्सपेक्टेशंस ले लो, so that later on बनने के बाद चीज़ों में बदलाव करना would be increasing the life cycle basically. तो customers and suppliers दोनों पार्ट होने चाहिए, and making sure that all the partners are involved to shorten the life cycle. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद जैसे प्रोक्योरमेंट, अगर आप ध्यान, प्रोक्योरमेंट की अगर अपन बात करने की कोशिश करें, इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट, इट इज नॉट, प्रोक्योरमेंट में बेसिकली अपन क्या करेंगे, इट वुड बी इन्वॉल्विंग नेगोशिएशन विद सप्लायर्स, केयरफुल रिसोर्स प्लानिंग, क्वालिटी कैसी आ रही है, और सोर्सेज डिटरमाइन करना, नेगोशिएशन, ऑर्डर प्लेस करना, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, बेसिकली ये चीजें इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट आएगी, यानी चीजें खरीदना। राइट, अब किसी न किसी प्रकार से सप्लायर से कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाए रखना, ताकि क्या है कि इंटरप्शन ना हो, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसमें शेड्यूलिंग में प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन हो, ताकि किसी प्रकार का इंटरप्शन ना हो। रिसोर्स प्लानिंग करना, क्वालिटी इश्यूज, सोर्सेज, नेगोशिएशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली सप्लायर के साथ जो भी चीज़ें अपन को करनी होती है, नेगोशिएशन करना, क्वालिटी डिटरमाइन करना, कौन से गुड्स डिटरमाइन, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन से वहाँ तक सारी चीज़ें स्टोर करने तक, इज समथिंग विच वुड बी प्रोक्योरमेंट बेसिकली फ्रेंड्स। सो सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन भी रखना ताकि इंटरप्शन ना हो। इसके बाद वी हैव समथिंग विच इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग, वेयर वी ट्राई टू प्रोड्यूस इट इनटू मेकिंग श्योर दैट वी यूज द इट इज फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द मार्केट। ओके, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बदलाव कर सके अपन, अगर आप ध्यान दे रहे हो। एंड देन वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज फ्लेक्स। मैन्युफैक्चरिंग में अगर अपन और बात करने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चरिंग में अपन को और भी मिलता है कि आपके जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होनी चाहिए बेसिकली, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, ताकि लॉट साइज मिनिमम हो। ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग बी मेड टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। किसी ना किसी तरीके से इसमें भी अपन को एफिशिएंसी रखनी होगी। राइट, मैन्युफैक्चरिंग शुड बी डन ताकि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, मिनिमम लॉट साइजेस हो, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपन को किसी न किसी प्रकार से चेंजेस उसमें प्रॉपर्ली करने, ताकि बेसिकली जस्ट इन टाइम ध्यान में रखना है, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और चेंजेस करते रहना चाहिए ताकि किसी न किसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग साइकिल अपना रिड्यूस हो सके, अगर आप ध्यान दे रहे हो। आगे अगर अपन बढ़ने की बात करें मैन्युफैक्चरिंग के बाद वी वुड बी हैविंग समथिंग व्हिच इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज लाइक मूवमेंट, इट इज बेसिकली delivering the products to the customers is the last step, making sure that we provide the right product at right place at right price to the customers, basically this would be an important thing. Okay, distribution आपने कर दिया, उसके बाद we would be moving towards outsourcing. अपने सिलेबस का कहना है outsourcing is not limited just to the raw material, it can be services could be outsourced too. Okay, you can determine your competence, आपके बेस्ट, देखो आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आप अपना बेस्ट डिटरमाइन, ये डिपार्टमेंट अपने बेस्ट डिटरमाइन करो, जो नहीं है वो आउटसोर्स कर दो, जो एक्सपर्ट है, ताकि अपन क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपर्ट बने। सो वी हैव टू डिटरमाइन वेयर आर कॉम्पिटेंसीज एंड एवरीथिंग एल्स कैन बी आउटसोर्स्ड। कस्टमर सर्विस, द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इससे जो अपन को डेटा हासिल किया, वी विल ट्राई टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, विल ट्राई टू satisfy them. Okay, we'll try to make sure that we mutually satisfy them, and basically it would be helping us to create positive feelings in the organization and the customers. Okay, last is something which is known as performance measurement. There is a linkage, there is a relation between customer, supplier and distribution, and we have to make sure that we measure the performance in terms of cost, in terms of productivity, customer service, quality, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये अपन को किसी ना किसी प्रकार से सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये अपन ने देखने की कोशिश की। नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अपना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आ रहा है, अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है, समझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर इनोवेशन की तरफ जाती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं इस संबंध में, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसमें जैसे अपने लॉजिस्टिक में भी डिटरमाइन किया ना कि कौन से व्हीकल्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर लोकेशन है, कौन से प्रोडक्ट्स है अपन ने ओन करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोगों के दो काम है, एक इंप्रूव करना ओल्ड प्रोडक्ट्स
और एक न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, नए प्रोडक्ट्स कंप्लीटली बनाना, एक इंप्रूव करना ऑल प्रोडक्ट्स आर some of the work, some of the basic you know थिंग्स विच द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम विल डू। तो इसके लिए देखो अपने लिए पर्सनल कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। आप हर डिपार्टमेंट हर फंक्शन के बारे में लिखते हो क्योंकि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन की बात होगी इधर, बिकॉज दे आर इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड, दे आर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजिस्ट। द इंडिविजुअल्स हु आर इन चार्ज इन दीस इंडिविजुअल्स आर इन चार्ज इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूविंग ओल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, दैट विल अलाउ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। अपने लिए मुद्दा यही है कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दीज इंडिविजुअल्स are generally charged with developing new products and improving old products in a way that will allow effective strategy implementation। यानी कहने का मतलब है कि ये strategy implementation में अपन को मदद करेंगे कुल मिलाकर, क्योंकि अपन किसी न किसी प्रकार से old products को improve करेंगे और नए products को अपन किसी न किसी प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे, ये इनका एम रहेगा। अब क्या क्या चीजें अपन को ध्यान में रखनी होगी? ओके, R&D policies can enhance strategy implementation efforts too। Basically you need to, your strategy implementation efforts can be enhanced if you keep these things in mind and if you decide properly according to the points which are there कि R&D इन हाउस करना है, आउटसोर्स करना है, रोबोटिक्स जैसे प्रोसेसेस इंक्लूड करने हैं या फिर नहीं, मैनुअल प्रोसेसेस ही रखने हैं। ओके, कहने का मतलब है कि फर्स्ट फर्म बनना है जो इनोवेशन करे या किसी न किसी प्रकार से फर्स्ट फर्म नहीं बनना है। ओके, बेसिक रिसर्च रखना है या अप्लाइड रिसर्च रखना है। बेसिक रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये होता है कि बेसिकली थोड़ा सा रिसर्च कर अपन को डिटरमाइन करे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, और अप्लाइड रिसर्च इज लाइक मोर डिटेल में रिसर्च करना है कि कौन से बेस्ट जरिए हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का रिसर्च करते हैं अपन, तो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स अपन को हासिल करने हैं। बेसिकली ये बेसिक रिसर्च में बेसिकली अपन डिटरमाइन करते हैं कि कौन से मेथड्स ऑफ मार्केटिंग अवेलेबल है या एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है या कौन से मेथड्स अवेलेबल है प्रोडक्ट बनाने के। रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में अपन और ज्यादा डिटेल में चलते हैं और अपन ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि विच वन वाज मोस्ट इफेक्टिव एंड विच शुड बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दोज ऑल। यानी और ज्यादा कितना रिसर्च करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक या अप्लाइड, इतने डिटेल में रिसर्च करना चाहिए ताकि अपन प्रॉपर्ली डिटरमाइन करें। इट विल डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कितना रिसर्च। देखो बेसिक रिसर्च तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है जो शायद कॉस्ट लीडरशिप भी करे, लेकिन अप्लाइड रिसर्च इज समथिंग व्हिच वुड बी देयर व्हिच हैज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिनका इनोवेशन का एम हो सकता है, जिसका किसी न किसी प्रकार से डिफरेंशिएशन का एम हो सकता है। तो कुछ सवाल अपन ध्यान में लेने होंगे। आपको प्रोडक्ट या प्रोसेसेस कंटिन्यूसली इंप्रूव करने होंगे सो दैट यू आर एबल टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज आप अपना स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एनहांस कर सको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज के बलबूते पे। ओके, एंड देन स्ट्रेस बेसिक और अप्लाइड रिसर्च, ये आपको डिटरमाइन करना है, बेसिक रिसर्च करे या अप्लाइड रिसर्च करे। ओके, लीडर रहे या फॉलोवर रहे R&D में। देखो लीडर और लीडर यानी कहने वाले में कि फर्स्ट मूव रहे या किसी न किसी प्रकार से अपन किसी न किसी प्रकार से वेट करें जो फर्स्ट मूव करता है और उसके बाद अपन इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जस्ट टू मेक श्योर कि उनके रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत बदलाव करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जस्ट टू मेक श्योर दैट किसी न किसी प्रकार से उसको बोलते हैं इनोवेटिव इमिटेटर। यानी क्या, बदलाव करना और पुरानी चीज मार्केट में एक्सेप्टेबल है ये देख लेना पहले वाले लीडर से, एंड देन अपन भी किसी न किसी प्रकार से हल्के फुल्के बदलाव करके वो चीज उसी प्रकार की मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देना। सो वो बनना, लीडर बनना या फॉलोवर बनना। ओके, रोबोटिक्स रखना या मैनुअल टाइप प्रोसेस रखना, ये आप डिटरमाइन करोगे जिससे आपकी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और सुधरेगी, आप एनहांस कर पाओ। ओके, यानी प्रोडक्ट में इंप्रूव करना, किस प्रकार का रिसर्च लगाना, और लीडर बनना, फॉलोअर बनना, रोबोटिक्स टाइप प्रोसेस इंप्रूव करना या नहीं करना, कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहिए R&D पर, हाई, एवरेज या लो अमाउंट, ये डिटरमाइन करना, जिससे अपन को पता चलेगा कि इट वुड डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है उस बलबूते पे। परफॉर्म R&D विद इन द फर्म और टू कॉन्ट्रैक्ट इट आउटसाइड द फर्म, ये भी डिटरमाइन करना इज समथिंग व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको ये चीज करने में मदद करेगा कि आपका स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से आप एनहांस कर सकते हो रिसर्च में। कंटिन्यूसली प्रोडक्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना। ओके, इन हाउस रखना, बाहर जाना, बाहर करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉलोवर बनना या लीडर बनना, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, रोबोटिक्स रखना, कितना अमाउंट स्पेंड करना, ऑल दीज थिंग्स अपन को डिटरमाइन करने में मदद करेंगे कि किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वुड बी हेल्पिंग अस टू एनहांस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। कितने अच्छे से आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन कर पाते हो, ये सारे सवाल, 3-4 सवाल आपको ध्यान में रखने होंगे। अब देखो अपना सिलेबस कहता है देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिटरमाइन करना कि वेदर अपन ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदर अपन ने, देखो अपना सिलेबस बहुत अच्छे से दिमाग लगाते हैं, बहुत अच्छी चीज बताने की कोशिश करते हैं। वेदर अपन ने ये जो चीजें हैं ये इंटरनली करनी चाहिए, आउटसाइड करनी चाहिए, या फिर किसी न किसी प्रकार से किस तरीके से अपन ने इसका डिसीजन लेना चाहिए कि R&D शुड बी इन हाउस और इट शुड बी समथिंग व्हिच इज इट शुड बी आउटसोर्स। ये डिटरमाइन अपन को करना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सारा सवाल डिपेंड करेगा, ये सारे सवाल का जवाब वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट ग्रोथ
would be depending upon the technology which is there. Okay, इन चीजों के ऊपर ये बेसिकली डिटरमाइन करेगा कि अपन को क्या करना है, किस तरीके से शुड डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरनली और आउटसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल के जवाब अपना सिलेबस 4 अलग अलग सिनेरियोस बताता है, 4 अलग अलग सिनेरियो। पहला सिनेरियो पढ़ते हैं, उस हिसाब से आप या तो R&D पर इन हाउस करोगे या एक्सटर्नल करोगे या फोकस करोगे ही नहीं। ऐसी चीजें अगर अपन को कुछ 3 से 4 सिनेरियोस मिलते हैं। ओके, अब ये 4 सिनेरियोस अपन को डिटरमाइन करने में फॉलोइंग गाइडलाइंस अपन को मदद करेंगे कि क्या अपन को इन हाउस रखना है, क्या अपन को आउटसोर्स करना है, क्या अपन को R&D पर फोकस नहीं करना है। ओके, या फिर किसी न किसी प्रकार से R&D को अपन किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा फोकस करना है। तो देखो क्या चीज आती है, इफ द रेट ऑफ, देखो क्या बात आई है, अगर रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज स्लो, यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक पॉइंट आया है, अगर ये स्लो है, अगर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मार्केट में इतना टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं है। ओके, रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ इज मॉडरेट, मार्केट ग्रोथ यानी मार्केट में जो अट्रैक्टिवनेस है ना वो ठीक ठाक बनी हुई है, मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है। अगर आप जानते हैं इतना ज्यादा मार्केट ग्रोथ भी बदल नहीं रहा है, लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स भी चेंज नहीं हो रहे, टेक्नोलॉजी भी इतने फास्ट बदल नहीं रही। सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू पॉसिबल न्यू एंट्रेंट्स, यानी कोई नया भी, ओके, नया एंट्रेंट भी, ये पहले वाले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नया एंट्रेंट भी अगर इतने आसानी से एंट्री नहीं मार सकता, अगर आप जान रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि इस सिचुएशन में अपने सिलेबस का कहना है, देखो अपना सिलेबस क्या कहता है, अपन क्या कर सकते हैं, इन हाउस R&D प्रीफर कर सकते हैं। ओके, वेयर द रीजन इज दैट R&D इफ सक्सेसफुल will result in a temporary product or process monopoly that the company can exploit। अगर R&D बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो भी जाता है, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, तो क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्लो है या मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है, तो इट वुड रिजल्ट इन समथिंग। देखो इसमें कैसे होगा, इसमें बेसिकली एक टेम्पररी प्रोडक्ट बन सकता है मार्केट में, या फिर एक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से R&D करती है तो वो मोनोपोली तो हासिल कर लेगी, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको बीट करना वोंट बी दैट डिफिकल्ट। तो डू नॉट गो टुवर्ड्स एक्सपर्ट इवन इफ दे आर एबल टू। अगर R&D को R&D की जरूरत नहीं है, स्लो है, R&D स्लो है, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर R&D किसी न किसी प्रकार से सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक टेम्पररी प्रोडक्ट बनेगा वो किसी ना किसी प्रकार से। ओके, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग विच इज देयर इन द मार्केट, इतनी कोई फास्ट ग्रोथ है नहीं, और अगर कोई मोनोपोली उस बलबूते पर हासिल करने की भी कोशिश भी कर लेता है, तो किसी ना किसी प्रकार से उसको अपन एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच इज लाइक चेंजिंग रैपिडली, अगर आप ध्यान दे रहे हो। और सो कहने का मतलब ये, अगर आप समझ रहे हो, तो द रीजन इज दैट it will result in temporary product or process monopoly that the company can exploit। अगर आप कुछ ऐसा रिसर्च एंड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो भी जाता है, तो आप इन हाउस को आपको एक्सप्लॉइट करने में आप कामयाब हो जाओगे, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप बीट कर पाओगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि अपन पूरी तरह हार जाएंगे। तो अगर स्लो है, मॉडरेट है, और अगर किसी ना किसी प्रकार से वी हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज एंट्रेंस अगर नहीं है, थ्रेट नहीं है, तो आपको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन कीप इट इन हाउस। ओके, लेकिन अगर अपन बात करें अगली, अगर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत धड़ नई नई चीजें आती जा रही, नए नए इन्वेंशन, नए नए ऐप, नए नए तरीके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केट स्लोली बढ़ रहा है। ओके, मार्केट स्लोली बढ़ रहा है, और स्लोली बढ़ रहा है मार्केट, अगर आप ध्यान दे रहे हो। सो कहने का मतलब ये, अगर इस केस में देखो टेक्नोलॉजी क्या है, यानी चीजें बदल रही है, धीरे धीरे मार्केट कुछ एक्सेप्ट करता है, कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है, मार्केट कुछ एक्सेप्ट करता है। तो कहने का मतलब इस केस में अगर आप कुछ चीज R&D पर अगर आप बहुत ज्यादा फोकस भी करोगे ना, तो ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ चीज बना भी दो, लेकिन वो चीज चली भी जाए तुरंत। ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, तो ऑब्सोलीट हो सकती है चीजें, यानी आउटडेटेड हो सकती है जल्दी से। अपना सिलेबस क्या कहता है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली, मार्केट ग्रोथ इज ग्रोइंग स्लोली। Okay, major effort R&D may be very risky because it may lead to development of an अल्टीमेटली ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी फॉर विच देयर इज। अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट देते हो टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो, आप बहुत ज्यादा एफर्ट देकर आप कोई चीज बना लेते हो, वाओ हमने ये बना ली, जो मार्केट में किसी न किसी प्रकार से वो आई आप लेकर आते हो, तब तक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज चेंज, इट इज चेंजिंग रैपिडली, इट मे रिजल्ट इन समथिंग विच इज नोन एज ऑब्सोलीट। सो पहले वाले में तो वी कैन गो फॉर समथिंग विच इज नोन एज इन हाउस। ओके, सेकंड वाले में आपको मेजर एफर्ट करना ही नहीं है R&D में, मेजर एफर्ट नहीं करना R&D में, ऐसा अपना सिलेबस कहता है। नो मेजर एफर्ट शुड बी देयर in case of R&D, in case of second when technological growth is rapid and market growth is something which is known as slowly, अगर आप ध्यान दे रहे हो, राइट। अगर अपन तीसरे की बात करें, तो अगर देखो इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग स्लोली, ओके, टेक्नोलॉजी बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, ओके, और मार्केट जो है वो ग्रो हो रहा है क्विकली, यानी क्या है, टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, मार्केट है ना
अभी के चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी जो चीज है ना, आपकी जो प्रोडक्ट्स है ना, उससे बहुत ज्यादा खुश है। ओके, सो कहना आप फिर टेक्नोलॉजी में आप बदलाव क्यों करें? मार्केट इज ऑलरेडी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स, मार्केट ग्रोथ बहुत तेज है, यानी मार्केट अट्रैक्टिव नहीं, मार्केट इज वेरी हैप्पी अबाउट द थिंग्स व्हिच दे आर हैविंग राइट नाउ। सो कहने का मतलब है कि आपका फोकस रहेगा कि कैसे भी करके इस मार्केट को अपन सर्व करने की कोशिश करें। ओके, किसी ना किसी तरीके से सर्व करने की कोशिश करें, अगर आप ध्यान दे रहे हो। सो उसमें क्या करेंगे अपन, द अप्रोच इज टू ऑब्टेन एक्सपर्टीज। यू नो, देखो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग स्लोली, मार्केट इज ग्रोइंग क्विकली। ओके, तो इसमें द प्रिस्क्राइब्ड अप्रोच इज टू ऑब्टेन, टेक्नोलॉजी स्लोली चेंज हो रहा है, ऑब्टेन ऑन एन एक्सक्लूसिव बेसिस फ्रॉम एन आउटसाइड फर्म। ओके, इसमें अपन कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से आउटसाइड फर्म से ही अपन क्योंकि अपन देखो, अपन फोकस करेंगे कि अपन किसी प्रकार से ये जो ग्रोथ है ना, ये अच्छे से जो बढ़ रहा है ना, इसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें और आउटसोर्स कर दे अपन R&D, सो दैट वी डोंट हैव टू फोकस ऑन इट, वी आर फोकसिंग ऑन द ग्रोथ व्हिच इज देयर राइट नाउ। मार्केट इज गोइंग क्विकली अबाउट द थिंग्स व्हिच आर देयर, सो व्हाई डोंट यू, अपने पास टाइम ही नहीं रहेगा इन हाउस डेवलपमेंट का, वी हैव नो टाइम फॉर इन हाउस डेवलपमेंट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सर्व द एग्जिस्टिंग मार्केट व्हिच इज देयर। ओके, सो कहने वाला भी ये कि we need to make sure that we go for expertise from an outside basis, किसी ना किसी प्रकार से एक्सक्लूसिव बेसिस बाहर से अपन उसको अक्वायर करने की कोशिश करेंगे या किसी ना किसी प्रकार से अपन आउटसोर्स करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि इन हाउस में अपन को मार्केट ग्रोथ के ऊपर खास करके ध्यान देना पड़ेगा ताकि अपन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पूरी तरीके से सर्व कर सके। ओके, लास्ट वाली बात अगर अपन करें, दोनों फास्ट हो रहे हैं। ओके, दोनों फास्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर तो अपन क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, अगर आप समझो, याद पर तो अपन ने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, आउटसाइड फर्म को दे दिया, क्योंकि अपन क्या एग्जिस्टिंग मार्केट के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हाउस डेवलपमेंट अपन के पास समय नहीं है इन हाउस R&D के लिए, लेकिन अगर दोनों फास्ट है, दोनों बहुत फास्ट है, यानी अपन को क्या करना होगा, बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे और बहुत ही जल्दी मार्केट को सर्व करने होंगे, बहुत ही जल्दी बनाने होंगे, बहुत ही जल्दी सर्व करने होंगे। इस केस में अपन क्या करेंगे, वी वुड बी ट्राइंग टू एक्वायर इट फ्रॉम अ वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म, एक्सपर्ट्स की तरफ जाएंगे अपन, जल्दी से एक्सपर्ट्स को हायर करो जो ये कर सके, जल्दी से बना सके, बेच सके, बेच सके, बना सके, बेच सके, बना सके, ऐसी चीज चलेगी। ओके, इफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मार्केट ग्रोथ बोथ आर फास्ट, okay, R&D expertise should be obtained through acquisition of a well established firm in the industry, जल्दी से एक्वायर करो, we need someone who can do R&D fast, क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है मार्केट, बहुत ज्यादा तेजी से बदलाव कर रहा है और चीजें अपन को कैसे भी करके मार्केट को सेल करनी है, अपन को नई चीजें अपने प्रोडक्ट सर्विसेज में डालनी है। तो कहने का मतलब है कि इफ यू मेक सच अ टेबल, ओके, दिस कंटेंट वुड बी सॉर्टेड फॉर यू, दीज 4 पॉइंट्स। ओके, इधर बेसिकली स्लो है और मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है, ये एक अलग सा पॉइंट है। बाकी सब में बेसिकली कोई स्लो फास्ट है, कोई फास्ट स्लो है, कोई दोनों फास्ट है, ऐसी वाली बात होगी। तो इधर दोनों ठीक ठाक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और मार्केट ग्रोथ। इसमें अपन क्या करेंगे, ओके, इसमें अपन क्या करेंगे कि अपन किसी प्रकार से मेजर एफर्ट नहीं देंगे R&D पर। ओके, इन हाउस R&D ही रखेंगे इसमें, इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्लो एंड मार्केट ग्रोथ इज मॉडरेट। अगर टेक्नोलॉजी रैपिड है, अगर टेक्नोलॉजी रैपिड है और मार्केट ग्रोथ किसी ना किसी प्रकार से स्लो है, ओके, अगर टेक्नोलॉजी रैपिड है, मार्केट ग्रोथ स्लो है, तो नई चीज बनाना रिस्की हो सकता है क्योंकि वो चेंज हो सकता है, ऑब्सोलीट हो जाएगा। ऑलराइट, सो मेजर एफर्ट ऑन R&D इज नॉट नीडेड। अगर टेक्नोलॉजी फास्ट है और यू नो किसी ना किसी प्रकार से, अगर टेक्नोलॉजी स्लो है और मार्केट ग्रोथ बहुत फास्ट है, ओके, इस केस में अपन क्या कर पाएंगे, इन हाउस R&D, अपन इन हाउस R&D के लिए अपने पास समय नहीं रहेगा, अपन एग्जिस्टिंग मार्केट को सर्व करने की कोशिश करेंगे, तो अपन किसी ना किसी प्रकार से यू कैन आउटसोर्स इट। ओके, यू कैन आउटसोर्स इट। ओके, यू कैन ऑब्टेन R&D ऑन एन एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव फ्रॉम एन आउटसाइड फर्म। ओके, मतलब ठीक है, अपन को नाम के लिए एक R&D की टीम होनी चाहिए, बेसिक रिसर्च, नॉट अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च तक। बट इफ बोथ आर फास्ट, देन वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी आर एक्वायरिंग इट, वी नीड टू एक्वायर इट फ्रॉम अ वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म इन द इंडस्ट्री, जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप ध्यान दें। सो कहने का मतलब ये, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ R&D के ये 4 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द एग्जाम में, आपके एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट। आप इस तरीके से टेबल बनाओ। ओके, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्लो है, ओके, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्लो है, ओके, एंड अगर मार्केट किसी ना किसी प्रकार से मॉडरेट है तो अपन इन हाउस के लिए जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर किसी ना किसी प्रकार से फास्ट है और मार्केट ग्रोथ स्लो है तो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स बन सकता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर किसी ना किसी प्रकार से स्लो है और मार्केट ग्रोथ फास्ट है, ओके, तो क्या होगा, इसमें आप फोकस करोगे इन केस ऑफ ग्रोथ, आप फोकस करोगे कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट को सर्व करें और इन हाउस के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। और अगर दोनों बहुत फास्ट है तो इन दैट केस बेसिकली आपको वेल एक्वायर्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म से एक्वायर करना पड़ेगा। प्लीज मेक अ टेबल लाइक दिस, थिंग्स विल बी सॉर्टेड, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत लॉजिकली अपन ने समझने की कोशिश की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफ यू आर पेइंग अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है इसके।
तो ये तो चार गाइडलाइंस हो गए बेसिकली विच वुड बी हेल्पिंग अस टू डिटरमाइन हाउ टू गो अहेड इन R&D. वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट R&D गाइडलाइंस अगर आप ध्यान दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें, लास्ट पॉइंट आता है समथिंग नोन एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, कि आपको R&D में किस तरीके की सोच रखनी चाहिए. एक पहली सोच, बी द फर्स्ट फर्म टू डेवलप समथिंग विच इज कंप्लीटली नॉट देयर इन द मार्केट. ये आप पहले फॉर्म बन जाओ, कोई नहीं है, ऐसी सोच अपनी होनी चाहिए. या तो इस अपना सिलेबस कहता है ये सोच बहुत ग्लैमरस लगती है, बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन डेंजरस भी है क्योंकि बहुत रिस्क है. सेकंड बोलता है कि आप एक काम करो, इनोवेटिव इमिटेटर बन जाओ. यानी जिन्होंने बनाया ना, उन्होंने देख लिया उस चीज का मार्केट है, लोग खरीद रहे लोगों को, आप एक काम करो उसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाओ, कुछ नई चीजें और ऐड कर दो एंड ट्राई टू सेल. तो इससे क्या होगा, रिस्क कम रहेगा, क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी चेक्ड वेदर द मार्केट एग्जिस्ट फॉर दैट और नॉट. अगर आप ध्यान दे रहे हो तो पहली बात देखो, देयर आर एटलीस्ट 3 मेजर अप्रोचेस. वो थे गाइडलाइंस. ओके, उसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मॉडरेट, एनवायरमेंटल, बहुत अच्छी चीजें हैं, ध्यान से लॉजिकली अपने सिलेबस ने बताने की कोशिश की है. और आपको भी पता चलेगा एज अ स्ट्रेटेजिस्ट कि वेदर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन हाउस, देयर शुड बी नो मेजर एफर्ट, इट शुड बी ऑन एन एक्सक्लूसिव बेसिस. दे अपन अगर मार्केट ग्रोथ बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी नहीं है इतना कुछ फास्ट, तो एक्सक्लूसिव बेसिस पे, या फिर दोनों बहुत तेज है तो दे दो, पूरी तरीके से एक्वायर करो जल्दी से, भारी भरकम कोई ऑर्गेनाइजेशन को लाओ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उस्ताद एकदम. सो दैट इज समथिंग व्हिच वुड बी देयर इन केस ऑफ R&D. बेसिकली व्हाट डू वी कॉल द गाइडलाइंस. अप्रोचेस की बात करें तो पहले आप क्या करो, आप फर्स्ट फर्म बनो, बी द फर्स्ट फर्म. फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज टू बी द फर्स्ट फर्म टू मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स. ओके, दिस इज अ ग्लैमरस एंड एक्साइटिंग स्ट्रेटेजी बट ऑल्सो अ डेंजरस वन. Second one is something which is known as be an innovative imitator, where we would be checking that the market already exists and then we'll try to imitate innovatively. Second approach is to be an innovative imitator. Okay, thus minimizing the risks and cost of the startup. ओके, किसी ना किसी पर रिस्क कम. दिस अप्रोच एंटेल्स अलाउइंग अ पायनियर फर्म, जो लीडर है ना, उसको टू डेवलप द फर्स्ट वर्जन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. तुम बनाओ फिर हम बनाएंगे. ओके, एंड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ मार्केट एग्जिस्ट. वो पायनियर फर्म को मौका देते हो कि तुम बनाओ, फिर हम देखते हैं मार्केट रहा तो फिर हम बनाने की कोशिश करेंगे. देन लैगर्ड मतलब क्या, स्लो वाली, पीछे अपन मतलब अगर वो सेकंड वाली फर्म, वो क्या करेगी, डेवलप अ सिमिलर प्रोडक्ट. दिस स्ट्रेटजी रिक्वायर्स एक्सीलेंट R&D पर्सनल. ओके, बेसिकली, एंड ऑल्सो एक्सीलेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट. कहने का मतलब ये कि इट इज एन इनोवेटिव, अपने लिए इंपॉर्टेंट टर्म ये है. Okay, because we would be trying to minimize the risk. It will allow the pioneer firm to make sure that they create a new product and demonstrate that a market exists. ये उन्होंने कर दिया. फिर आप laggard firm यानी अपनी जो second firm है, will try to make a similar product. इसमें excellent R&D और marketing बहुत ज़्यादा खतरनाक लगेगा. जिससे अपन क्या है, भले ही उसने पहले बना दिया, pioneer firm ने पहले बना दिया, पहले ही उसने वो first move advantage ले लिया या first firm था, लेकिन अपन को इस तरीके से चीज रखनी होगी कि definitely we are better than them. We have all those things as well and we are better than them as well, and we are able to put that properly in front of we are able to persuade the customer, make them believe that yes, our product is different from others. May the difference be real or imaginary, it is enough if the customers are persuaded that yes, our product is different from others. Psychological difference create करने में कामयाब हो गए तो आप जीत गए. ये सेकंड वाली स्ट्रेटजी में अपन को खास करना है. थर्ड वाली स्ट्रेटजी में क्या होगा कि आपने देख लिया, पहले नहीं अपने दूसरे भी नहीं अपने, तीसरे वाले में क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इसको बल्क में प्रोड्यूस करेंगे. ओके, बहुत ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, अब बहुत बल्क में प्रोड्यूस करोगे ना तो इसका कॉस्ट पर यूनिट घट जाएगा. तो लोगों को क्या है कि फिर वो कॉस्ट पर यूनिट की तरह, कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट पर यूनिट की तरफ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. ये एक अप्रोच हो सकती है R&D की. क्या अप्रोच हो सकती है, इज टू बी अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बाय मास प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स सिमिलर टू बट लेस एक्सपेंसिव. यानी इसमें अपन पहला फर्स्ट मूव ये बना, इसमें अपन ने सिमिलर प्रोडक्ट बनाया, थोड़ा सा इनोवेट किया, लेकिन मार्केट है क्या ये देखा. इसमें अपन ने सेम प्रोडक्ट ही बनाया लेकिन मास में बनाया. ओके, और उसमें प्राइस पर यूनिट घटाने की कोशिश की, कॉस्ट पर यूनिट. ओके, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मास producing products similar to but less expensive than products recently introduced. As the new product is accepted, देखो नया प्रोडक्ट तो एक्सेप्टेड है ही है, cost becomes an important decision in the buying decision. Cost becomes an important factor in buying decision. अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट क्या रहेगा कि you have to make sure that you market new technology product. This is a glamorous and exciting one but also a dangerous one. Alright, second may make sure that you become an innovative imitator where the pioneer organization would be first developing it, okay, and they would be demonstrating that the market exists, and then you would be developing the exactly similar product. You will develop a similar product like the pioneer organization. The laggard organization will be developing the something known as similar product and will require great amount of R&D personnel and marketing personnel.
थर्ड वाले में क्या होगा, बेसिकली अपन क्या करेंगे, वी वुड बी प्रोड्यूसिंग the accepted products in huge mass so that we are able to reduce the at low cost, less expensive. We'll try to make it less expensive. Mass producing the products, okay, low cost producer is to be a low cost producer by mass producing products similar to but less expensive than the products which are already there. Okay, as the new product is already accepted by the market, cost or the price becomes an important decision while buying that product. यानी कुल मिलाकर R&D स्ट्रैटेजी होती क्या है, ओके, नए प्रोडक्ट बनाना, पुराने इंप्रूव करना, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के एफर्ट्स एनहेंस करने में मदद कर सकते हैं अगर आप ये डिसीजन सही से लो। आप हमेशा प्रोडक्ट या प्रोसेस इंप्रूवमेंट में लगे रहे हो, आप डिसाइड करो कि इन हाउस R&D करना है या बाहर करना है, बेसिक रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च इफ यू अंडरस्टैंडिंग, सो रोबोटिक प्रोसेस या मैनुअल प्रोसेस, ये सारे डिसीजंस आप लेने के बाद यू वुड बी डिसाइड, देयर वुड बी फ्यू गाइडलाइंस कि R&D करना किस तरीके से, या तो मेजर एफर्ट करना है, ओके, या फिर मेजर एफर्ट नहीं करना है, या फिर आउटसाइड फर्म से करना है, या इन हाउस करना है, या किसी न किसी प्रकार से एक्सक्लूसिव बेसिस पर थोड़े से नाम के लिए उनको दे देना है। ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और मार्केट ग्रोथ के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेगा, ओके, अगर आप ध्यान। लेकिन पहले पॉइंट में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्लो है, सेकंड पॉइंट में मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है, और थर्ड पॉइंट में ये भी था कि अगर बैरियर्स नहीं है तो कहने का मतलब है कि आप इन हाउस R&D रखो, क्योंकि ऐसी चीज बनेगी जिसको जो अगर R&D सक्सेसफुल भी होता है तो आप यू वुड बी एबल टू exploit the monopoly, you would be able to beat that organization basically, तो इन हाउस ही रख सकते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और मार्केट बहुत ज्यादा स्लो है और मार्केट भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो कहने का मतलब है कि उस केस में अपन को किसी न किसी प्रकार से एक्सपर्ट से करना पड़ेगा। और अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट ग्रोथ स्लो है, तो कुछ बनाओगे तो बेसिकली वो ऑब्सोलीट बन सकता है। और अगर टेक्नोलॉजी स्लो से बढ़ रहा है, मार्केट बहुत ग्रोथ तेज है एकदम, तो उस केस में आप किसी न किसी प्रकार से एक्सक्लूसिव बेसिस पर दे दो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा इन हाउस के लिए। आप करंटली उस मार्केट के ऊपर फोकस करोगे जो ग्रो कर रहा है, ओके। अब 3 स्ट्रेटजीज अगर R&D की 3 अप्रोचेस बात करें तो फर्स्ट इज ग्लैमरस वन, एक्साइटिंग वन, वेयर वी ट्राई टू बिकम द फर्स्ट फर्म। सेकंड इज इनोवेटिव इमिटेटर, वेयर वी where we check where the pioneer firm introduces a product and checks whether the market exists, and then we develop a similar product. इसमें R&D और marketing लगेगा। And then is low cost producer by mass producing products similar to but less expensive than the products already exist. Okay, since the product is already accepted by the customers, the price or cost factor becomes an important factor in buying that particular decision. It becomes an important factor while deciding whether to purchase it or not. वो cost factor की तरफ खेलेंगे अपन तीसरे वाले अप्रोच में। This is something which is known as research and development, very important on the examination point of view. I hope आपको चीजें ये समझ में आई है। आगे बढ़ेंगे अपन something known as human resource strategy. Human resource strategy क्या आएगा? Human resource strategy की तरफ बढ़ते हैं। Human resource strategy. Now this is considered to be one of the again important part of the syllabus. एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा अगर ईयर लिखवाने की भी कोशिश करूं तो आपको मैं लिखवाता हूं कि कौन से ईयर में ये आया है। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। एक मिनट के लिए अगर अपन इस रुके और ईयर देखे तो देखो आपको नजर आएगा, when it was asked, basically it was asked 2 times in the exam, और कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली जो अभी स्क्रीन के सामने चीज आएगी वो नहीं, बट इसके कुछ स्ट्रैटेजिक रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिसोर्स जो पीपल होते हैं इनके कुछ स्ट्रैटेजिक रोल होते हैं, जो आगे का टॉपिक रहेगा इसी के अंदर, आगे का पॉइंट आएगा मेन। उस पॉइंट में आपको ये लिखना है बेसिकली कि इसके किसी न किसी प्रकार से वो रोल्स क्या हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको बांध कर रखना, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कहने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेट करते रहना, एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम रखना, सब लोग प्रॉपरली उसके ऊपर फोकस रखे। ये सारी चीजें जो इनके जो स्ट्रैटेजिक रोल होंगे किसी न किसी तरीके से मदद करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को। वो रोल क्या हो सकते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी के ऐसा, ओके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी मैंने आपको बोला था, अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट याद है तो एक जगह पर अपन ने लिखा था 7 मार्क्स, एक जगह अपन ने लिखा था 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 7 मार्क्स का यही था कि पूरा SCM क्या होता है, और 3 मार्क्स के लिए यही था कि बेसिकली एक्सप्लेन दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, या फिर ये बताइए कि इज इट करेक्ट और नॉट कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई चेन। तो आपको इनकरेक्ट लिखकर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना था, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना था। यहाँ पर अपन ने देखा था कि SCM एक्सटेंशन है, बाकी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर खास करके ध्यान देता है। SCM तो बिजनेस कन्वर्जन भी है, और then it would be right goods, right place, right products, basically right place, right price, right customers, if in sense। तो ऐसा अपन ने जो पॉइंट देखा था सेकंड वाला कि इज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेम, वो 3 मार्क्स के लिए था। और लगभग 7 मार्क्स के लिए ये था कि क्या क्या एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट,
manufacturing, physical distribution, we have something which is known as outsourcing, customer services and performance measurement. ये 7 चीजें. Alright, human resource strategy देखने की कोशिश करें अगर बेसिकली देखो human resource strategy, this is there in EIS as well. चैप्टर नंबर 1 में भी ये बताते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स वालों का काम क्या रहेगा. यहाँ पर भी अपन को ये पता चलता है कि बेसिकली उनको ट्रेनिंग देना, रिक्रूट करना, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स, ये सारी चीजें डिटरमाइन करने का बेसिक काम इनका रह सकता है. ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इनिशियल पार्ट है ना. ओके, ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, performance appraisal and compensation practices can have a strong influence on employee competence. The following points should be kept in mind. Human resource strategy के terms में ये following point अपन को ध्यान में रखने होंगे. Okay, recruitment इनकी जिम्मेदारी, selection इनकी जिम्मेदारी. Okay, recruitment is like a negative process, selection is like a positive process. Recruitment यानी हटाना हटाना हटाना. Okay, जो नहीं है उनको हटाना, जो गलत है उनको हटाना. Selection is like बेस्ट में से बेस्ट को उठाना. अगर आप ध्यान दें, ट्रेनिंग, performance. Okay, so this is something where the following points should be kept in mind. We have something which is known as recruitment and selection. इसके बारे में own words में लिख सकते हो. यह human resource की जिम्मेदारी है basically. Workforce will be more competent if a firm can successfully identify, attract and select the most competent candidates. अगर आप बहुत अच्छे candidates acquire hire करने में कामयाब होते हो, अगर human resource की जिम्मेदारी है, बाकी किस में आया नहीं, बाकी प्रोडक्शन का लेना देना नहीं कि कौन से एम्प्लॉइज देने, उनका तो मशीन से, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन से, सिस्टम से लेना देना. इसी प्रकार से यहाँ पर कितने अच्छे एम्प्लॉइज आप उठाते हैं, उस हिसाब से आप हायर करते हैं, उस हिसाब से आपकी कॉम्पिटेंस बनी रहेगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बेसिकली अपन ने देखा था वैल्यू चेन एनालिसिस, अगर आपको याद है, प्राइमरी एक्टिविटीज में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स वगैरह आता था, सेकेंडरी में ह्यूमन रिसोर्स भी आता है. ये कितना अच्छा है ना, इससे अपना ये दोनों पता चलेंगे और लिंकेज पता चलेगा कि किस तरीके से फिर, क्योंकि इट वुड बी अफेक्टिंग एवरीथिंग, इट वुड बी ट्रांसेंडिंग. मेरे को याद आ गया, देखो चैप्टर नंबर में 2 में देखा था ट्रांसेंडिंग. इट वुड बी मेकिंग श्योर दैट ईच एंड एवरीथिंग वुड बी एक्सेलिंग. कितने अच्छे से एक्सेल करेगा, ये ट्रांसेंड करता है सारे डिपार्टमेंट को. अगर आप, क्योंकि कितने अच्छे एम्प्लॉइज आप हायर करोगे वही तो सब जगह पर जाएंगे और काम करेंगे, तो जितने अच्छे होंगे वो उतना अच्छा काम कर पाएंगे. अगर आप ध्यान दे रहे हो, वी हैव ट्रेनिंग. ओके, मेकिंग श्योर कि वो कॉम्पिटेंसी उनमें लाए, मोर कॉम्पिटेंट इफ एम्प्लॉइज आर वेल ट्रेन्ड टू परफॉर्म द जॉब्स प्रॉपर्ली. ऑलराइट, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंट होंगे, अच्छे होंगे, तो बेसिकली आप अपने एम्प्लॉइज, आपका वर्कफोर्स कॉम्पिटेंट तब हो सकता है जब आप अच्छे एम्प्लॉइज को हायर करो. Okay, successful, competent and eligible candidates, very qualified candidates को अगर आप हायर, ट्रेनिंग में वो और कॉम्पिटेंट बनेंगे. अगर ट्रेनिंग प्रॉपर्ली, तो अप्रेजल हो सकता है, समथिंग विच अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, किसी ना किसी प्रकार से परफॉर्मेंस को अप्रेज या इंप्रूव करने की कोशिश करना. अगर आप ध्यान दे रहे हो, परफॉर्मेंस को अप्रेज करना यानी किसी ना किसी प्रकार से परफॉर्मेंस की डेफिशिएंसी या कमी ढूंढने की कोशिश करना, उसको सुधारने की कोशिश करना. आपको, आपकी जिम्मेदारी, आपके पास एम्प्लॉइज का डेटा आएगा, किस तरीके से काम कर रहे, क्या है उनके सारे स्टैटिस्टिक्स यू वुड बी हैविंग एंड यू वुड बी पुटिंग इट फॉरवर्ड टू देम. ओके, इट इज लाइक डिटरमाइनिंग द डेफिशिएंसीज. परफॉर्मेंस अप्रेजल टू आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस कमियां. Okay, experience by employees due to lack of competence and making sure that you have proper compensation and everything. जिसके कारण क्या है कि अपन किसी ना किसी प्रकार से उन पे, किसी ना किसी प्रकार से we can be strict in the manner where we can make sure that we are able to overcome this deficiencies. किसी ना किसी तरीके से deficiency को अपन किसी ना किसी प्रकार से कम कर सके, बंद कर सके, हटा सके. अगर आप ध्यान दें, this is something which would be there in case of appraisal of performance. अगर आप समझ रहे हो, ओके, तो अगर अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस में अगर अपन ने ये कर लिया ठीक से, परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज जो है वो डिटरमाइन कर दी, तो अगली चीज होगी कॉम्पनसेशन, यानी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कॉम्पनसेट करना. यूजुअली इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी. कैसे बढ़ाएंगे अपन कॉम्पिटेंसी? बाय ऑफरिंग पे एंड बेनिफिट पैकेजेस दैट आर मोर अट्रैक्टिव देन दोज ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स. यानी इधर ये बात हो रही है कि अपन कॉम्पनसेशन इतना अच्छा दे कि अपन को कॉम्पिटेंट लोग ही मिले. आप पे और बेनिफिट इतना अच्छा दो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किसी भी प्रकार से ज्यादा अच्छे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर पाए. दिस प्रैक्टिस एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट एंड रिटेन मोस्ट केपेबल पीपल. Okay, firm can increase the competency by increasing its workforce by offering pay and benefit packages, okay, which are more attractive. Okay, अपनी competency, अपने देखो यहाँ पर अपन competent हायर करने की कोशिश करेंगे. okay, फिर अपन उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर उनका परफॉर्मेंस देंगे. अगर किसी प्रकार से कमी है तो अपन और किसी ना किसी प्रकार से जो हायर करेंगे उसमें अपन अच्छा पे और बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे, ताकि अपनी जो कॉम्पिटेंस है वो मार्केट के हिसाब से अपना पे और बेनिफिट अच्छे होने के कारण अपनी कॉम्पिटेंस सबसे ज्यादा रहे, कॉम्पिटेंट मोस्ट केपेबल पीपल अपन हायर कर पाए. यानी कुल मिलाकर आपको जनरली 4 थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड: रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग,
appraisal of performance, and last is something which is known as compensation, making sure that you determine the deficiencies, and then you have a good amount of pay scale so that we get best employees in our organization in order to make sure that we are able to get the capable people and we have employees which are better than other organizations in the country or in the particular area. तो रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ लिखना है, ट्रेनिंग के बारे में कुछ लिखना है, यानी रिक्रूटमेंट जितना अच्छा एम्प्लॉय आप कॉम्पिटेंट हायर कर पाओगे उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा, ट्रेनिंग कॉम्पिटेंट बनाने की कोशिश, डेफिशिएंसीज अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, इससे आप डिटरमाइन करोगे डेफिशिएंसीज, एंड देन फाइनली वुड बी कॉम्पेंसेशन. अब ये इंपॉर्टेंट चीज ये स्ट्रैटेजिक रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग टू कम राइट नाउ. इनकी मेन हेडिंग ध्यान में रखनी है आपको. इंटरनल कंटेंट इज नॉट दैट थोड़ा सा कंप्लीटली स्पेसिफिक मैनेजमेंट जनरल कंटेंट है, लेकिन आपको हेडिंग के बलबूते पे इसको इलैबोरेट करना होगा. 6 से 7 हेडिंग्स आई थी और यही एग्जाम में पूछा गया है 2 बार. सो लेट अस ब्रिंग द फर्स्ट हेडिंग. इनका काम क्या है? दिशा देना. ओके, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन देकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के लिए मेकिंग श्योर दैट वी प्रोवाइड देम राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल्स, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनको राइट डायरेक्शन बताना, उनके ट्रेनिंग के जरिए, डेफिशिएंसी से, डेटा के जरिए उनको पता चलेगा कि आपकी किस चीज में कमी है. बिकॉज दे वुड बी एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस, दे वुड बी मॉनिटरिंग योर परफॉर्मेंस, दे वुड बी चेकिंग योर क्वालिटी ऑफ वर्क. इफ so they would know where you are lacking, where you are good, and they'll try to guide you in such a way that you become the best employee in the organization, one of the best employee in the organization. Role is must be able to lead people towards the desired direction right from the beginning. Okay, शुरुआत से ही इनकी जिम्मेदारी है एम्प्लॉय को संभालना, सही दिशा देना. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सब एम्प्लॉइज के मन में वो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि अपन को ये करना ही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ओके, इंटरनलाइज मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना कि खून में होना चाहिए, हड्डियों में होना चाहिए, चीजें अपने वो श्रद्धा होनी चाहिए. जैसे वो जो आध्यात्मिक किसी न किसी प्रकार से प्रवचन होते हैं उसमें ऐसा बोला जाता है. तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य आपके जड़ों में होने चाहिए, आपके नस नस में होने चाहिए वो चीजें. इस तरीके से ह्यूमन, देखो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ये रिक्वायरमेंट है, अपने ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन इस बलबूते पर चलती है. दिस शुड बी इंटरनलाइज्ड बाय इंडिविजुअल, यानी काम करते वक्त भी अपन को ये पता होना चाहिए कि गलती नहीं, एरर्स नहीं, या फिर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इनोवेशन, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, जो भी अपनी वैल्यूज है, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स है, वो इंटरनलाइज हो जाने चाहिए. इनकी जिम्मेदारी, किनकी जिम्मेदारी? ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारी. कि देखो बहुत जरूरी है आपने ये चीजें प्रॉपरली फॉलो करना, बहुत जरूरी है आप ये चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट करो, बहुत जरूरी है आप ये क्वालिटीज अच्छे से सिस्टम के अंदर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो. सो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स of the organization state the purpose and justification of its of an organization, state the very purpose and justification of its existence. Okay, so कहने का मतलब है कि internalized by individual working in the organization, ऑब्जेक्टिव्स ही ऑर्गेनाइजेशन के बताते हैं कि अपन ऑर्गेनाइजेशन में क्यों मौजूद है. द पर्पस एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, अपन ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद क्यों है, ये ऑब्जेक्टिव्स ही बताते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है. ऑब्जेक्टिव्स ही वो रीजन है जिसके कारण अपनी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है फ्रेंड्स. तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपको इंटरनलाइज करवाना जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स के एम्प्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज में. ओके, दे वुड बी प्रोवाइडिंग द डायरेक्शंस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ एंड टू मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर इंटरनलाइज्ड. ओके, ऑब्जेक्टिव्स स्टेट द रीजन एंड द पर्पस ऑफ एंड जस्टिफिकेशन, स्टेट द पर्पस एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ, किसकी एग्जिस्टेंस? ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस क्यों है. ओके, क्योंकि उसके वो ऑब्जेक्टिव्स और वो पर्पस ही डिटरमाइन करते हैं कि व्हाई डज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. तो कुल मिलाकर प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन. देखो दिशा, अपन को जब पता चलेगा कमियां कहाँ है, अपन को जब पता चलेगा हासिल क्या करना है, तभी जाकर अपन को पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है. इफ यू अंडरस्टैंड. नहीं तो दुनिया में सबके हिसाब से सब सही है, अगर आप समझो सब सही है, कोई भी गलत नहीं होता अपनी अपनी जगह पर. लेकिन अपन को ये पता करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से अपनी किसी न किसी प्रकार से कमी ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी प्रकार से नुकसानदायक बन सकती है. तो प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन कैन बी द फर्स्ट स्ट्रैटेजिक रोल फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. और अगर अपन बात करें कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? यूनिक स्ट्रेंथ. अपन ने देखा था गैरी हेमेल एंड सी के प्रहलाद, इन्होंने बताया था अपन को कि कोर कॉम्पिटेंसी का महत्व बताया था, इफ यू रिमेंबर. तो कोर कॉम्पिटेंसी इज द यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अभी कहां पर भी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इनोवेशन, anywhere we have to make sure that all अपने more core competency जो अपनी strength है उसको पूरी तरीके से utilize किया जाए, पूरी तरीके से उनमें aware किया जाए, so that we are able to achieve core competency. आपको एक चीज मिलेगी which is known as competitive advantage. अब आपकी जिम्मेदारी है as a human resource manager कि आप उनके अंदर वो core competency वाली चीजें से वाकिफ करवाओ and make sure that we are able to get the competitive advantage. यानी कहने का मतलब core competency क्या है? has a great role to play in developing core competency of the firm. आगे की बात अगर अपन करने की कोशिश करें, core competence is a unique strength of an organization which may not be shared by others.
ओके ये बाकी से शेयर्ड हो, ये जरूरी नहीं यूनिक स्ट्रेंथ है, तो इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ किस में हो सकता है ये, इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी। ओके सो इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ दिस। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रॉपर्ली अपने बिजनेस को अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर्ली अगर अपन ये ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर्ली लोगों में ये कोर कॉम्पिटेंसी की अवेयरनेस करते हैं, प्रॉपर्ली अपन इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ये अपन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देगा। बेसिकली कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब ही है कि अपनी यूनिक स्ट्रेंथ इसलिए है बिकॉज इट शुड गिव यू अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड एज ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारी है किसी भी तरीके से कोर कॉम्पिटेंस को ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से अपन को इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से अपन को उसको ऑर्गेनाइज करना है। ओके वो यूनिक स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की। देखो दोनों पॉइंट तो जनरल बात हो गई कि क्या होता है कोर कॉम्पिटेंस, लेकिन यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ओके एंड बेसिकली इट हेल्प्स अस। ये तीसरी बात भी यही होगी कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइज है सही तरीके से तो ये अपन को किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देगा। बस मेन ही बात है, पहला पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स का कि इट वुड बी हेल्पिंग अ great role to play to develop something known as core competency in the firm. Okay so it is a unique strength of the organization. किसी भी डिपार्टमेंट रिलेटेड हो सकती है, किसी भी स्पेसिफिक फैक्टर रिलेटेड भी हो सकती है। तो कहना लगे कि वी शुड इट इज इफ ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली इट कैन गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि इनकी जिम्मेदारी किसी तरीके से वी नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज आवर मेन स्ट्रेंथ एंड वी नीड टू मेक पीपल अवेयर एंड मेक श्योर दैट वी आर एबल टू अचीव दैट एवरी टाइम वी डू इट। हमने अपनी कोर कॉम्पिटेंस के बलबूते पे इतना कुछ हासिल किया है, हमको ये कंटिन्यू रखना है, हमारे ये एफर्ट्स किसी भी तरीके से कम नहीं होने चाहिए। मेकिंग श्योर दैट वी कंटिन्यू इन द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स और ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। ओके ये वो बताने की कोशिश करेंगे अपन को। बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, providing purposeful direction, okay, creating competitive advantage। अब competitive advantage देखो बेसिकली अपना सिलेबस कहता है competitive advantage दो टर्म्स में हो सकता है कुल मिलाकर। एक होता है समथिंग नोन एज कॉस्ट लीडरशिप, एक होता है डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप मतलब क्या, प्राइस कम से कम रखना, डिफरेंशिएशन यानी यूनिकनेस रखना। तो देखो इसमें क्या बात आती है, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके जनरल सी बात, देयर आर टू वेज, ये अपन ने देखा है ऑलरेडी पोर्टर्स में। ओके देयर आर टू वेज ऑफ अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वन कुड बी समथिंग कॉस्ट लीडरशिप व्हिच मींस दैट द फर्म एम्स टू बी अ लो कॉस्ट लीडर, एंड सेकंड कुड बी समथिंग डिफरेंशिएशन वेयर वी ट्राई टू बी यूनिक इन द इंडस्ट्री। ओके तो कहने का मतलब है कि इतनी चीज अपन को ध्यान में रखनी, बाकी कोई लेना देना है नहीं। क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में वो अपन को मदद करते हैं बेसिकली। यस यार देखो जब डायरेक्शन देने में मदद कर सकते हैं, जो अपना डायरेक्शन क्या हो सकता है, इट कैन बी समथिंग व्हिच इज नोन एज कॉस्ट लीडरशिप, इट कैन बी समथिंग व्हिच इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब है कि इनकी जिम्मेदारी क्या है, ये डिजायर्ड डायरेक्शन में लेकर जाए बिगिनिंग से। ओके और वो ऑब्जेक्टिव को इंटरनलाइज करने में मदद करें। तो इससे ये भी होगा ना कि अपन को कोर कॉम्पिटेंस बनाने में भी मदद करेंगे, ये भी होगा कि क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करने में मदद करेंगे। अगर आप ये भी अपन बोले कि ऑर्गेनाइजेशन वुड बी एबल टू अचीव सक्सेस, लीड टू अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, तो भी गलत नहीं होगा अगर ये भी स्ट्रेटेजिक रोल की अगर अपन बात करें। तो इट इज जस्ट दैट they have all the data with them, they know how to handle the employees, they know where the employees are lacking. So when they know all these things कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पर कमी है, कहां पर अच्छाई है, तो डायरेक्शन भी दे सकते हैं, कोर कॉम्पिटेंस की तरफ भी मदद कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरफ भी, क्योंकि ये सारी चीजें डेफिनेटली ये एक तीर और चार निशान वाली बात हो गई। अगर आपको सही दिशा मिली, आप काम अच्छे से करोगे, कोर कॉम्पिटेंस तो बढ़नी है, और आपको अगर आप अच्छे से काम करोगे, सही दिशा कोर कॉम्पिटेंस बन रही तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलना ही है। इट्स नॉट समथिंग कि ये हर एक चीज के लिए अलग अलग टास्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ही चीज से ये अपने बेसिक टास्क है, ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, ये वाली बात है। यानी ये कर रहे क्या है, ये वाली बात नहीं है, मिल क्या रहा है, ये वाली बात हो रही। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिकल थिंग व्हिच दे आर एबल टू गेट, दे प्रोवाइड द डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर एबल टू डेवलप core competency, they are also able to develop something known as competitive advantage on the basis of the managing of employees which they are doing, they are able to achieve all these things। यानी मिल ये चीज रही है, काम तो वो बेसिक कर रहे हैं, यानी को competitive advantage के लिए कुछ और मेहनत, core competence के लिए कुछ और मेहनत, डायरेक्शन के लिए ऐसे कुछ स्टेप्स नहीं है, ये जनरल बातें हैं। डायरेक्शन देंगे ओके बिगिनिंग से, ओके उनको इंटरलाइज करने की कोशिश करेंगे सारी चीजें, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ही रीजन है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। कोर कॉम्पिटेंसी यूनिक स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोर कॉम्पिटेंस बनाने में। ओके ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट के टर्म्स में हो सकती है, और बिजनेस अगर कोर कॉम्पिटेंस में ऑर्गेनाइज्ड हो तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। कोर कॉम्पिटेंट बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहेगी दो प्रकार से हो सकता है, एक तो रोकड़ा कम कॉस्ट लीडरशिप, एंड सेकंड इज समथिंग व्हिच इज समथिंग डिफरेंशिएशन इस टर्म्स में, यू नो द मीनिंग ऑफ कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। यानी दो ये पॉइंट्स हो गए। थर्ड वाले पॉइंट की बात करें अपन तो भी आप समझे फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। अब देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, बदलाव करने में बहुत ही
अहम भूमिका निभाते हैं समथिंग विच इज ह्यूमन रिसोर्स पीपल. दे हैव टू मेक श्योर दैट दे मैनेज एम्प्लॉइज. चेंज आएगा, बदलाव आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, सब कुछ इनके ऊपर आएगा. एम्प्लॉय ने सीखा नहीं, इनके ऊपर आएगा. एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया नहीं, इनके ऊपर आएगा. इनकी जिम्मेदारी है कि वो अकम्प्लिशमेंट पर फोकस करे. इनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रैक्टिस पर फोकस करे रादर देन थ्योरी. इनकी जिम्मेदारी है कि वो आंकड़ों पर फोकस करे कि क्या परफॉर्मेंस है बेसिकली. ओके, इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि अगर बदलाव भी आता है सिस्टम से, नॉन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से सिस्टम पर जाती है, मैनुअल से रोबोटिक्स पर जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनाती है, टेक्नोलॉजी अपनाती है, जो भी नई चीज अपनाती है, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर ये अपनाती है, या फिर किसी ना किसी प्रकार से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स, मार्केट्स बदलने की कोशिश करती है, अपने काम करने के तरीके बदलने की कोशिश करती है, तो उसमें जिम्मेदारी हो जाती है कि किसी ना किसी प्रकार से वो आंकड़ों पर बात करे. ऐसा नहीं कि हमने पूरी कोशिश की. इट इज नॉट अबाउट ट्राइंग, इट इज अबाउट व्हाट यू हैव अचीव्ड. ये बताओ. देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विल बी मोर कंसर्न्ड विद सब्सटेंस रादर देन फॉर्म. यानी कहने का मतलब ये, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे फॉर्म में है, यू नो, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली बहुत अच्छे फॉर्म में है, आज कितने रन बनाई, ये वाली बात है. वी आर नॉट फॉर्म बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम. कितना भी अच्छा एवरेज हो, नो प्रॉब्लम. आज वर्ल्ड कप में फाइनल में क्या किया, दैट इज समथिंग. हम प्रैक्टिकल बात करो, फॉर्म की बात मत करो. बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. लेकिन अभी जब मौका आया तब क्या हुआ, ये वाली स्थिति. अकम्प्लिशमेंट बताओ, काम क्या क्या किया, ये नहीं, अपन को हासिल क्या हुआ. टेल अस द अचीवमेंट बेसिकली व्हिच वी हैव डन. फ्रेंड्स, मुद्दों पर बात करो, आंकड़ों पर बात करो, प्रैक्टिस की बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, थ्योरी की बात मत करो. तो दे वुड बी इंटरेस्टेड इन मोर सब्सटेंस, अकम्प्लिशमेंट, प्रैक्टिस. ओके, सब्सटेंस रादर देन फॉर्म, अकम्प्लिशमेंट रादर देन एक्टिविटीज. क्या क्या किया वो नहीं, क्या क्या हासिल हुआ ये बताओ. प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल की बात करो रादर देन थ्योरी. तो बदलाव में इन चीजों पर फोकस किया जाएगा कि आप कितने अच्छे से बदलाव लाने में कामयाब हो रहे हो. Human resource function will be responsible for furthering the organization, not just maintaining it. जो चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं, आपको कोशिश करना है कि आप जो चीजें हैं वो तो है ही अपने पास, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करकर रोज एवरी डे यू आर एबल टू अचीव अ सक्सेसफुल सब्सटेंस और अकम्प्लिशमेंट और प्रैक्टिस आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है. बेसिकली दे वुड बी इंटरेस्टेड इन सब्सटेंस rather than form. They would be interested in accomplishment rather than activities. They would be interested in practice rather than theory. And it is the responsibility of the human resource management to make sure that they are able to further the organization. हमेशा ऐसा नहीं कि बैठे रहे एक बार हो गया, ऐसा नहीं. वो फर्दरिंग इंप्रूवमेंट कंटिन्यूसली उनका काम रहेगा. इफ यू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको उसी के लिए पे किया जाता है कि आप एम्प्लॉइज को संभालो ताकि एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन संभाले अच्छे से. इफ यू अंडरस्टैंड, राइट. सो फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विल हैव टू डिवोट मोर टाइम टू प्रमोट चेंजेस. अगर बदलाव है, सुनना मेरी बात, अगर बदलाव है तो इनको बहुत ज्यादा समय देकर बदलाव करवाने होंगे, क्योंकि आप अपना मेंटेन द स्टेटस को, एग्जिस्टिंग स्टेट हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते कि सब कुछ इसी स्टेट में या इसी तरीके से काम हो जाएगा. बदलाव आएंगे, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, आपको एक्सेप्ट करवाने पड़ेंगे, आपको चीजों में बदलाव कर सुधारनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन, या नए स्तर पर लेकर जानी पड़ेगी. सो इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रमोट चेंजेस रादर देन जस्ट मेंटेनिंग द स्टेटस को. स्टेटस को का मतलब क्या, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में होता है. अपन ने देखा था स्टेबिलिटी, इफ यू रिमेंबर. In case of stability, we saw something which is known as, where we try to maintain the status quo of the organization. Stability, expansion, corporate level strategy, stability. उसमें status को maintain करना, अपन को किसी प्रकार से बदलाव की जरूरत है नहीं, अपन satisfied है. लेकिन कई बार ऐसा जरूरी नहीं है, changes आएंगे, अपन को बदलाव करने पड़ेंगे. ओके, क्योंकि stability is not a do nothing strategy. उसमें भी अपन को अपडेट से वाकिफ रहना पड़ता है ताकि एग्जिस्टिंग मार्केट को तो सर्व कर सके. तो इनको टाइम देना पड़ेगा ताकि वो बदलाव कर सके. तो प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, इंटरनलाइज करना और स्टार्टिंग से डायरेक्शन देने की कोशिश करना. मैनेजिंग वर्कफोर्स नहीं, वी वुड बी हैविंग समथिंग व्हिच इज क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा. एक बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी होगा, बेसिकली यूनिक स्ट्रेंथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकती है. प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करो तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज लाइक व्हिच वुड बी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड बी वांटिंग इट. इट कुड बी इन टू टर्म्स, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन. आपके साथ ही याद करने की कोशिश की. फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, सब्सटेंस में इंटरेस्टेड होना चाहिए रादर देन फॉर्म, मोर कंसर्न. अकम्प्लिशमेंट रादर देन एक्टिविटीज, प्रैक्टिस रादर देन थ्योरी. ओके, दे विल मेक श्योर it is a responsibility to make sure that they further the organization rather than maintaining it. And then किसी न किसी प्रकार से rather than maintaining the status quo, they'll try to devote more time to promote the changes in the organization. और अगर अपन बात करें workforce diversity, human resource की जिम्मेदारी है. मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना. human resource की क्या जिम्मेदारी है, क्या अलग अलग प्रकार की डाइवर्स, जैसे इंडिया में भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना. अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के जाति धर्म अपने देश में होते हैं और उसको मैनेज करता है अपना देश. इसी प्रकार से यू वुड बी एबल टू फाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ वर्कफोर्स, यंग, ओल्ड, you would be able to find skilled, unskilled, educated, uneducated, less educated. It is their responsibility to form a proper team and make sure that they maintain that balance.
है ना? नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स बनाने लग जाएंगे और इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वुड बी वर्किंग फॉर देयर ग्रुप। यानी ग्रुप ने छुट्टी ली तो छुट्टी लो, ग्रुप ने मजे किए तो मजे करो, ग्रुप ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी तो ग्रुप छोड़ेगा। दैट इज समथिंग, इनको रेगुलरली वो टीम्स को बनाना प्रॉपरली ओके हिसाब से एंड मेक श्योर करना कि वो टीम को रेगुलरली वो चेंज भी करते रहे परफॉर्मेंस के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके। मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्स वर्कफोर्स इज अ ग्रेट चैलेंज, अगर आप जान रहे हो ओके। तो कहना वो टीम्स बनती है वो स्पेसिफिकली सोचकर एनालिसिस कर कि प्रोजेक्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में उस हिसाब से कौन इंसान किस किस चीज के लिए प्रॉपर सूटेबल रहेगा उस हिसाब से ओके। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ मेल फीमेल वर्कर्स, young and old workers, educated and unskilled and professional employees okay, male female, young old okay, educated and unskilled, so it is a responsibility. Moreover, many organizations also have people of different castes, religious and religions लिखो या religious लिखो या nationality, so it is a responsibility to make sure that you know they मैनेज द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके। नहीं तो कैसा है कि टीम्स कई बार है ना टीम्स बनती हैं एंड देन इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी टू यू नो कीप ऑन फॉर्मिंग डिफरेंट टीम्स। ब्रेकिंग मतलब कहने का मतलब है कि भाई उनको वर्क से अलग अलग टीम्स में असाइन करते रहना। इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर पेइंग अटेंशन। व्हाई इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी? बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस बिकम्स an important factor, अदरवाइज वो जो एम्प्लॉइज है उनका जो ग्रुप है या उनकी जो सोच है या उनकी जो थॉट्स है फीलिंग्स है वो टीम के लिए ज्यादा होकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम हो जाएंगे एंड दैट वुड बी समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। फिर आपकी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, ये वाली बात हो जाती है फ्रेंड्स। फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्योंकि आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, तो इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर दैट यू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज, स्मॉल यंग ओल्ड बेसिकली, फीमेल मेल, स्किल्ड अनस्किल्ड, प्रोफेशनल प्रोफेशनल, बेसिकली डिफरेंट कास्ट रिलीजन वाले। दिस इज अ रिस्पांसिबिलिटी ओके। सो मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के बाद देखो पहला क्या था, वी हैव टू गिव समथिंग इन पर्पसफुल डायरेक्शन, सेकंड कोर कॉम्पिटेंस, थर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फोर्थ फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली हर एक को बताना, अपनी डेस्टिनी रियलाइज करना। देखो तुम दुनिया में आए हो, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, बेसिकली तुम्हारी ये क्षमता थी, तुम्हारी काबिल। कई बार है ना वी द मोरल गोज डाउन। एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड में नंबर 1 हुआ करता था, आज उसकी हालत बहुत खराब है, इज नॉट एट ऑल बहुत ही ज्यादा उदास निराश। उसको मोटिवेट करना, उसको मेक श्योर करना, उसको रियलाइज करवाना कि देखो तुम में एक्चुअली वो ताकत है वर्ल्ड नंबर 1 बनने की, तुम में एक्चुअली ताकत है बेस्ट एम्प्लॉय बनने की, और तुम देखो किस तरीके से यू हैव डन इट इन द पास्ट, यू कैन डू इट अगेन, ट्राई टू मेक श्योर। ऐसा एम्पावर करना ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी ओके। रियलाइजिंग देयर एक्चुअल पोटेंशियल ओके। ऑथराइजिंग एवरी मेंबर of an organization to take up his or her own destiny, realizing her full potential, realizing her full potential, if you're understanding. So कहने का मतलब है कि ये जिम्मेदारी होनी चाहिए of your organization's human resource to make sure that every member of the organization takes up his or own destiny, realizing his or own full potential okay। उनको बताना कि भाई तुम किस चीज के लिए बने हो, किस चीज की क्षमता रखते हो, तुम क्या क्या हासिल किया था, और पूरे पोटेंशियल से वाकिफ करना, अवेयर करवाना, बेसिकली मोटिवेट करना ओके। एंड देन वी हैव समथिंग व्हिच इज डेवलपिंग लास्ट वर्क एथिक्स एंड कल्चर। यू नो जैसा कल्चर होगा, जैसा रवैया होगा, जैसा इंटरनल कंट्रोल होगा, वैसे लोगों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, वैसे लोगों की सोच होगी। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स। देखो गूगल में मैंने आपको बोला, गूगल में वी हैव अ कल्चर वेयर एम्प्लॉइज आर गिवन ग्रेट अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस। उनको पूछा जाता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और फिर टॉप लेवल वाला डिसीजन लेता है। टॉप अप क्या बोलते हैं, बॉटम अप वाला कल्चर है, कहीं टॉप डाउन वाला कल्चर है, कहीं बेसिकली अपने को कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं अपने लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं अपने लिए किसी ना किसी प्रकार से मेकिंग श्योर सच्चाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स है। तो जैसा आप माहौल क्रिएट करोगे वैसे, ये एक प्रकार से संस्कार वाली बात है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या संस्कार बनते हैं उस प्रकार से उसी प्रकार से जैसे मैनेजर्स होंगे वैसे ही आपको ये इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स की मेकिंग श्योर कि दे मेक यू अवेयर ऑफ द थिंग्स व्हिच वी आर लैकिंग एंड द वे इन व्हिच वी शुड वर्क। सो कल्चर इज लाइक किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एकजुट होकर उन वैल्यूज को, उन बिलीव्स को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, बेसिकली जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मूल आधार है। कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द की, उसको किसी प्रकार से निराश नहीं होने देना। कॉस्ट लीडरशिप इज द की, बेसिकली हर चीज। तो इससे अपना कल्चर चेंज होगा, इससे अपना फोकस चेंज होगा, इससे अपना सोच चेंज होगी, इससे अपने वैल्यूज चेंज होंगे फ्रेंड्स ओके। तो कहने वाले गलत चीजों की तरफ जाना नहीं किसी भी प्रकार से, एरर्स मिस्टेक्स किसी प्रकार से एक्सेप्टेड बिल्कुल भी नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि वो जो ओनर है, मैनेजर है, वही किसी न किसी प्रकार से डजंट केयर अबाउट द कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग। तो उस केस में इट वुड बी डिफिकल्ट
the culture would be developed in such a way only. अगर आप ध्यान दे रहे हो तो कहने वाला क्या आएगी बात, okay, a vibrant culture will have to be developed in the organization to create an atmosphere of trust among the employees and to encourage creative ideas. Okay, तो ट्रस्ट वाला एक कल्चर बनाने की कोशिश, क्रिएटिव आइडियाज आते रहे वैसे कल्चर बनाने की कोशिश, जिससे क्या है कि एम्प्लॉइज आर कंप्लीटली मोटिवेटेड, दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऐसा देखो बहुत अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे भी होते हैं जो खुश होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जाने के लिए, जो देखते हैं कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, मेरे को किसी ना किसी प्रकार से और नई चीज रखनी है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा अरे नहीं यार, और ज्यादा काम करूंगा तो सारा मेरे से करवाएंगे, ज्यादा काम करूंगा तो सब कुछ मेरे से करवाएंगे, मैं अगर चार चीजें और बताने जाऊंगा तो मेरे गले पड़ जाएगा। ऐसी सोच वाली भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये भी एक कल्चर है जो शायद किसी ना किसी प्रकार से नेगेटिव है, लेकिन ऐसे कल्चर भी होता है, या फिर ऐसा कल्चर भी हो सकता है जो एक ट्रस्ट डेवलप करे कि नहीं अपन को तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, काम करने में किसी प्रकार के कोई दो राय सोचना ही नहीं, नई चीज आ रही दिमाग में आ रहा है तो कर दो, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग कि ऐसा कल्चर नहीं ऑर्गेनाइजेशन का कि तुम्हारे ऊपर सारा ढोल दिया जाए। तो ट्राई टू डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट and encouraging creative ideas in the organization if you're paying attention. This is something which you need to remember from the human resource point of view. क्या क्या चीजें आई? First one is something which is known as providing direction, internalize करने की कोशिश. We have something which is known as recruitment, training and recruitment के बाद recruitment and selection training, appraisal of performance, deficiency, and last is something which is known as क्या आएगा आखिरी वाला? यस, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस के बाद लास्ट वन वुड बी कॉम्पनसेशन। इसी के बाद स्ट्रेटेजिक रोल, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। एक प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, डायरेक्शन देना फ्रॉम द बिगिनिंग, इंटरनलाइज करना ओके द ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के कारण ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। सेकंड वाली बात अगर अपन करने की कोशिश करें, सेकंड वाली बात, वी वुड बी हैविंग समथिंग व्हिच इज नोन एज कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक स्ट्रेंथ और वो कोई भी डिपार्टमेंट के टर्म्स में हो सकती है। वो ऑर्गेनाइज करोगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो it is something which every organization would like to have. It can be in terms of cost leadership, it could be in terms of differentiation, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये वाला थर्ड वाला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स, in terms of competitive advantage। फोर्थ वाले में we have something which is known as, क्या करेंगे फोर्थ वाले में अपन किसी ना किसी प्रकार से अपन उसमें फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, सब्सटेंस पर फोकस करेंगे rather than something which is known as form. They would be focusing accomplishment rather than activities, and they would be focusing on something which is known as practice rather than theory. तो चेंज लाना rather than maintaining the status quo, they would be spending more time in bringing the changes. Okay, we are managing workforce diversity. It is a very big challenge. Young, old, skilled, unskilled, educated, uneducated, male, female, having different caste, religion, properly manage करना इनकी जिम्मेदारी। Empowerment of human resources, making sure that we realize their full potential, we make them aware of their destiny कि अपन को यहाँ पर पहुंचना है, मुकाम हासिल करना ही है, और making sure that they are able to realize their full potential, ये जिम्मेदारी रहेगी। ओके, और अगर अपन लास्ट बात करने की कोशिश करें तो डेवलपिंग वर्क एथिक्स एंड कल्चर, डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट among all the employees and making sure that there is a promotion of creative ideas. This is something which you need to remember in case of chapter number 6, important from the examinations point of view. Last topic but not the least, try to remember, try to write, कोई डाउट रहे तो मैसेज करना, अच्छे से कंप्लीट करना, हूँ मैं आपके साथ रेगुलरली। ओके, एग्जाम खत्म होने तक, रिजल्ट आने तक आई एम डेफिनेटली देयर, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट। कि किसी प्रकार की कोई भी चीज लगे तो प्लीज मैसेज में, आई विल मेक श्योर दैट आई हेल्प यू आउट। और आप ये कंप्लीट कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है यार, समय देना, मन लगाकर ये चीजें सुनना, पढ़ना, लिखना। ओके, तो प्लीज कंप्लीट कर आगे बढ़ो ना, एक बार का खत्म करो अच्छे से और फिर आगे बढ़ो। ओके, हाफ हार्टेड मत करना। राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।